गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? करें स्टार्ट आज की क्लास। लास्ट क्लास में बच्चों हमने एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का जो टॉपिक था हमारा वो हम पूरा कर लिया था हमने। ठीक है ना, पूरा कर चुके थे हम। और आज सेकंड कंपोनेंट की हमें बात करनी है। सेकंड कंपोनेंट है स्टाफिंग का क्या? सिलेक्शन। तीन होते हैं ना, आर एस टी। ठीक है ना, आर फॉर रिक्रूटमेंट, एस फॉर सिलेक्शन एंड टी फॉर ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट हम पूरा कर चुके हैं, सिलेक्शन पढ़ना है। रिक्रूटमेंट एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अच्छा, रिक्रूटमेंट के दो बच्चे, पहला इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। मतलब सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के दो बच्चे, एक इंटरनल सोर्सेज और दूसरा। अच्छा, उसके पहले आप ये बताओगे कि जो रिक्रूटमेंट होती है वो पॉजिटिव प्रोसेस होती है कि नेगेटिव प्रोसेस होती है? पॉजिटिव प्रोसेस होती है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर मोर देन द नंबर ऑफ सिलेक्टेड पर्सन्स। इंटरनल के कितने बच्चे होते हैं? दो, पीटी, पी फॉर प्रमोशन एंड टी फॉर ट्रांसफर। और एक्सटर्नल के होते हैं नो। इंटरनल के दो, एक्सटर्नल के नो। ठीक है, कौन कौन स्टार्ट करेंगे आप? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज, कैंपस प्लेसमेंट, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, वेब पब्लिशिंग। ऐसे करके हमारे कितने मेथड हो जाते हैं? 9 मेथड हो जाते हैं। अगर मैं कुछ भी पूछूं तो आप मेरे को जवाब दोगे अभी? बताना इन 9 में से कौन है। ठीक है ना, वेबसाइट बना देंगे। ठीक है, तेरे को शॉर्ट नोटिस देंगे, तू कर लेना हायर। हाँ बोलो। लेबर कॉन्ट्रैक्टर। अरे तुम बताओ ना, कोई हो तुम्हारे जान पहचान में कोई एम्प्लॉय कोई अच्छा? बोलो बोलो ना। रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन ऑफ अपने एग्जिस्ट, मैं बोल रहा हूँ अपने एम्प्लॉय को बोल रहे हैं कि तुम बताओ ना कोई तुम्हारे जान पहचान में। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय छपवा देंगे, बहुत पैसा लगता है। फ्लड ऑफ रेस्पॉन्स आता है, फ्लड ऑफ रेस्पॉन्स आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, एडवर्टाइजिंग में। किसमें? एडवर्टाइजिंग में। अच्छा, पोस्टर चिपकवा देंगे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये अनस्किल्ड के लिए होता है, हम बोलते हैं ना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये सेमी स्किल्ड के लिए भी होता है। हाँ, लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी। हाँ, ये सेमी स्किल्ड के लिए भी होता है। यही चार, अनस्किल्ड के लिए और सेमी स्किल्ड के लिए। ठीक है ना, हम इकट्ठा हो जाएंगे जिस दिन आप बोलोगे। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, अरे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। हाँ बोलो ना, जो सबसे पहले वाला है। इकट्ठा एक ही दिन तो होते ना जिस दिन हमने बोला है। हाँ बोलो। ये एप्लीकेशन आती रहती है, लिख जा भाई नाम। कैजुअल, अभी तो नहीं है, जब होगी बता देंगे। बोलो ना, कैजुअल कॉलर्स। ठीक है, और उठा ले जाएंगे तुझे तेरे कॉलेज से कैंपस प्लेसमेंट। अरे तुम तो एक्सपर्ट लोग हो ना, तुम हायर करके दो ना, हम तुमको पैसा देंगे। प्लेसमेंट, ये गवर्नमेंट रन करती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं, ये मीडिएटर का काम करते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, मीडिएटर का काम कौन भी करते हैं? प्लेसमेंट एजेंसी, लेकिन उसके साथ में कुछ और बताएगा आपको। ठीक है ना। अच्छा, नेशन वाइड डिमांड और सप्लाई कौन मैच करता है? प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। वेरी गुड। लगभग लगभग मैंने सारे पॉइंट कवर कर लिए, कोई रह गया, छूट गया क्या कोई? एक बार देख लेते हैं। ये पूछ लिया मैंने, इसके बारे में पूछ लिया। अच्छा, चलो एक चीज और बताओ। ये जाएगा तो छोड़ के सब जाएंगे। कौन मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ छोड़ के जाने की? अच्छा ये बताओ, टेक्निकल, प्रोफेशनल और मैनेजरियल लोग कहाँ पे है, कौन कौन से में हायर किए जाते हैं? कौन कौन से तरीके? एक तो प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट में, वेरी गुड। और एक एडवर्टाइजिंग में, वेब पब्लिशिंग में, तीन।
और में भी हो सकते किसी में। वेरी गुड, कैंपस रिक्रूटमेंट 4। और तो मैंने सारे पूछ लिया। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि जिस मेथड में वर्कर्स को हायर किया जाता है उन्हें बदली वर्कर्स बोलते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये सामने लिखा हुआ है। समझ में आ गई बच्चों बात? सारे पॉइंट हमारे यहाँ पे क्या हो गए, कवर हो गए। ऐसा मेरा मानना है। अभी आपको ये टॉपिक आ गया होगा या अभी भी नहीं आया? आ गया, आगे चल सकते हैं। आज जनता बहुत गायब है, आधी जनता गायब है। तो चाहते क्या हो? चलो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, किसकी? सिलेक्शन की। किसकी बात करते हैं? सिलेक्शन तो पढ़ा नहीं रहा हूं मैं आपको कि सिलेक्शन क्या होता है, लेकिन सिलेक्शन की प्रोसेस जरूर पढ़ाऊंगा। और मजे की बात यह है कि बहुत आसान है आपके लिए। इस टॉपिक के अंदर, सिलेक्शन के अंदर, बस एक ही टॉपिक है। कौन सा? सिलेक्शन प्रोसेस। अच्छा, सिलेक्शन पॉजिटिव प्रोसेस होती है कि नेगेटिव प्रोसेस होती है? नेगेटिव प्रोसेस होती है, बिकॉज नंबर ऑफ सिलेक्टेड पर्सन कम होते हैं नंबर ऑफ एप्लीकेंट से। ठीक है, चलो बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, कि एक इंसान को अगर हमें हायर करना हो, एक इंसान को अगर हमें हायर करना हो तो हम कौन सी प्रोसेस लगाएंगे? अच्छा, तो फिर वो क्या था? स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस शुरुआत से आखिरी तक थी, उसके बीच में एक स्टेप था सिलेक्शन, जिसको हमने सिलेक्शन बोल करके और बस ये बोल करके कि नेगेटिव प्रोसेस है, इसमें बेस्ट वन को चूज करते हैं, ये वो वगैरह बोल करके डिस्काउंट कर दिया था। उस सिलेक्शन की भी अपने आप में क्या होती है? सिलेक्शन स्टाफिंग का पार्ट होता है। सिलेक्शन स्टाफिंग का पार्ट होता है, तो उसे वहां पे हमने नहीं पढ़ा था, वहां पे बहुत लिमिटेड पढ़ा था। यहाँ पे अब उसे डिटेल में पढ़ना है ना? लेकिन पढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं प्लानिंग से शुरू करूंगा और सिलेक्शन पे आके रुक जाऊंगा। स्टाफिंग पूरी नहीं करूंगा मैं, ठीक है ना? सिलेक्शन पे आके रुक जाऊंगा और सिलेक्शन आपको पढ़ाना चालू करूंगा। और जब मैं सिलेक्शन पढ़ा दूंगा, फिर सिलेक्शन के आगे की स्टेप जो किसके बचे थे, स्टाफिंग के बचे थे, वो आपको पूछूंगा। देन फिर वापस से, है ना, वन गो में सारे स्टेप्स आपको रिकॉल कराऊंगा आपके फिंगर टिप्स पे। ठीक है, देन हम आगे चलेंगे। फिलहाल मेरे को बताओ, प्लानिंग प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो कौन सा होता है? Very good. Setting objectives. And the second one is developing premises. Premises can be of two types. First one is internal premises and the second one is, अच्छा, ये प्रीमाइस को ड्रॉ करने के बाद उनको एज्यूम करने। वेरी गुड। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आइडेंटिफाई करने के बाद इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। फिर देन सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, है ना? अच्छा, 5 हो गए। देन इम्प्लीमेंट द प्लान एंड फाइनली एक्शन। ठीक है, चलो इसके आगे चालू करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की बात। ऑर्गेनाइजिंग में फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क एंड द सेकंड वन इज डिपार्टमेंटलाइजेशन या डिपार्टमेंटेशन भी बोलते हैं, ग्रुपिंग ऑफ वर्क भी बोलते हैं। तीसरा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड द लास्ट वन इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग हो गया। अच्छा, अब देख के बोल रहे हो कि बिना देख के बोल रहे हो? देख के कौन बोल रहा है आप में से? थोड़ा बहुत, है ना? बंद कर दे उसे। अगर यहाँ पे भी अगर ऐसे देख के बोलेगा तो फिर बाद में कभी नहीं होंगे। यहाँ पे हो जाएंगे तो हो जाएंगे, घर पे कभी नहीं होंगे। मतलब हो तो जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घर पे होंगे नहीं, हो तो जाएंगे, लेकिन तुम करोगे नहीं। जब यहाँ पे नहीं कर रहे हो तो तुम घर पे कहाँ पे कर लोगे? चलो, अभी आते हैं किस पे? थर्ड वाले फंक्शन पे, स्टाफिंग पे। जब भी हम स्टाफिंग चालू करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग द मैन पावर, इसके लिए फिर हम दो चीज करते हैं, एक वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस। ठीक है ना? देन उसके बाद क्या करते हैं? रिक्रूटमेंट होता है। सेकंड स्टेप इज रिक्रूटमेंट, थर्ड वन इज सिलेक्शन। अब बस मैं इसी के अंदर घुस जाऊंगा, यहाँ से अब मैं प्रोसेस को क्या करूंगा? चालू करूंगा। बात समझ में आ रही है? सिलेक्शन की प्रोसेस। फिर तुम बोलोगे ना मन भाई, स्टाफिंग, जो स्टाफिंग की प्रोसेस होती है उसके तो और भी बहुत सारे स्टेप बच जाएंगे, जैसे कि प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलप, तो बाद में बात करेंगे। एक बार सिलेक्शन में घुस गए ना अभी हम, पहले इसको कर लो। ठीक है, चलो। जब भी हम किसी बंदे की हायरिंग करते हैं
है ना, किसी एक की या बहुत सारे लोगों की। तो एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस आज हमें पढ़नी है, और उस प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है बच्चों प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, प्रिलिमिनरी का मतलब होता है शुरुआती, स्टार्टिंग। ये सबसे पहला फिल्टर है लोगों को हायर करने में, लोगों की हायरिंग करने में। जो सबसे पहला फिल्टर जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लगाती है वो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का लगाती है, जिसको बोलते हैं शुरुआती चेकिंग, है ना। या बहुत बहुत ऐसा बहुत ज्यादा हिंदी में बोलो ना ऐसे, तो शुरुआती जांच, ठीक है ना, जो सबसे शुरू में की जाएगी, और ये बहुत बेसिक होगी, समझ में आ रही है। अच्छा, शुरुआती जांच में क्या होगा, मतलब प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मतलब, हाँ, इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज बाहर निकलेंगे, मतलब एम्प्लॉयज तो नहीं बोल सकते, कैंडिडेट्स बोल सकते हैं, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, मतलब प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज बोल सकते हैं, या सिंपली कैंडिडेट्स बोल सकते हैं, या एप्लीकेंट बोल सकते हो। तो बहुत सारे एप्लीकेंट ना पहला फिल्टर लगाएंगे, बहुत सारे एप्लीकेंट तो पहले उसमें ढेर हो जाएंगे। मतलब हमने, लेट सपोज बच्चों, एक एडवर्टाइजिंग करी थी, एक क्लासिफाइड में हमने अपना जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह क्या है हमारे यहाँ पे, किस तरह के लोग वगैरह चाहिए हमें, वो हमने दिया था। लेकिन नलायकों ने, बहुत सारों ने अप्लाई कर दिया, उन्होंने रिक्वायरमेंट भी नहीं देखी कि जॉब किया, हमने बोला एमबीए चाहिए, वो भी 5 साल का एक्सपीरियंस, बीटेक वाले भी ले, है ना, बीकॉम वाले भी ले, और बीबीए वाले भी ले, बीसीए वाले भी ले। जो अभी 12th के बोर्ड के एग्जाम देगा वो सोच रहा मैं भी कर दूं, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, रिक्वायरमेंट हमने तो दी थी रिक्वायरमेंट, ठीक है, लेकिन ठीक है, लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो अब वो ऐसे किसी को रोक कोई ना सकते हैं, या तो हमारे सिस्टम ने ऐसा, हमने सिस्टम ऐसा डिजाइन किया हो कि उसमें अदर देन उनकी एप्लीकेशन ही ना आए, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी तो होगा किसी ने झूठ बोल के अप्लाई कर दिया हो, तो झूठ बोल के इन द सेंस कि ठीक है, हमने उसमें ऑप्शन दिए कि भाई अगर तुम एमबीए और वो भी हैविंग 5 years ऑफ एक्सपीरियंस है तो ही आप आगे बढ़े। उसके पास है नहीं, उसने फिर भी अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब ठीक है, अब वो जो लोगों ने अप्लाई किया, अब हम तो क्या करेंगे, चेकिंग करेंगे ना, तो सबसे शुरू में यही चेक कर रहे हैं कि जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से बंदे ने अप्लाई किया है या नहीं किया है। जो भी अनक्वालिफाइड होगा, जो भी कौन होगा, उसे पहले स्टेप में क्या कर देंगे, हम बाहर कर देंगे, और वो पहला स्टेप है प्रिलिमिनरी। समझ में आ रही है बच्चों बात। और इसमें दो काम होते हैं, एक तो ये, और एक छोटा मोटा सा बहुत शुरुआती, मतलब इंटरव्यू बोलते हुए भी मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इंटरव्यू नहीं बोलना चाहिए उसे, लेकिन बहुत बहुत मतलब बहुत बेसिक रहेगा, मतलब बेसिक इंटरव्यू रहेगा, ऐसे बोल सकते हो आप इसमें, बेसिक इंटरव्यू, जिसमें बस केवल क्या पूछेंगे, तुम्हारे को नाम वगैरह पूछेंगे, बहुत नॉर्मली, ठीक है ना। हाँ, जैसे, और ये फेस टू फेस नहीं होता, आज के टाइम पे तो ये ऑनलाइन ही राउंड हो जाते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन प्रोसेस आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन इज प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, ये शुरुआती चेकिंग होती है, शुरुआती स्क्रीनिंग होती है, स्टार्टिंग फेज होता है। बेस्ड ऑन द प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, जो हम शुरुआत में जो स्क्रीनिंग करते हैं, एप्लीकेशन की चेकिंग करते हैं ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, इनको चेक करने के बाद होता क्या है बच्चों, अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर एलिमिनेटेड। किनको बाहर कर दिया जाता है, जो अनक्वालिफाइड है, जो हमारी रिक्वायरमेंट से मैच, जब नहीं कर रहे हमारी रिक्वायरमेंट से मैच, तो कायन में माथा खपाना, है ना, कायन में माथा खपाना, पहले ही उन्हें क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। भाई हमारी तो रिक्वायरमेंट ये है, तुम हो तो ठीक है, इधर आओ, नहीं है तो बाहर जाओ, बात खत्म। आगे वो कह रहा है साहब बहुत काम आता है, ये है वो है, चीर दूंगा फाड़ दूंगा, कुछ भी हो भाई, तू, हमारी रिक्वायरमेंट ये है, हमें माथा खपाना नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वो ज्यादा बड़ा सामान हो, ठीक है ना। अगर वो उसकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि भले ही इसके पास नहीं है 5 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है ना, और सामने वाले बंदे को लग रहा है, ऐसा एचआर को लग रहा है कि नहीं ये बेस्ट बेस्ट हो सकता है, तो वो उसका पर्सनल जजमेंट है, बाकी हमारा जो सिस्टम है वो तो अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है ना। चलो, कह रहे हैं कि अदर सुटेबल एप्लीकेशंस, देखो जब भी प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करेंगे तो कुछ तो अनक्वालिफाइड होंगे, जिनको साइड कर देंगे, और कुछ कैसे होंगे, क्वालिफाइड होंगे, तो उन्हीं की बात कर रहा है दूसरे बुलेट में। अदर सुटेबल एप्लीकेंट्स, जो बाकी दूसरे एप्लीकेंट्स है, आर कॉल्ड फॉर, उन्हें बुलाया जाएगा फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू, किसके लिए, फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए, नोन एज अ प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। ये बहुत बेसिक होता है, बहुत बेसिक, ठीक है ना। एक्चुअल में जो इंटरव्यू होता है वो तो दूसरा होता है,
अभी बाद में आएगा वो, ठीक है ना। लेकिन ये शुरुआती, अरे ये तो देख ले क्या अब वो नाम वगैरह अपना बता पा रहा है नहीं बता पा रहा है, बेसिक बेसिक जानकारी जो हम उससे लेना चाहते हैं वो बता पा रहा है या नहीं बता, कहीं ऐसा ना हो कि हम उससे बेसिक डिटेल्स लेना चाहते हैं वो उनको भी बताने में काँप रहा हो। समझ में आ रही है ना बात? हाँ, अभी क्या होगा कि लेट सपोज, ठीक है, उसने क्या कर दिया, बिल्कुल सही बोले तुमने, उसने ना झूठ बोल करके वो भर दिया कि हाँ, हमारे पास एमबीए है और 5 साल का क्या है, एक्सपीरियंस है ना। लेकिन उससे थोड़ी बातचीत तो कर ले कि भाई जो बंदे ने एमबीए की है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, उससे बातचीत करके, शुरुआती बातचीत करके कैसा लग रहा है। कभी वो हरकतें ऐसी कर रहा हो कि वो बीकॉम वाला भी हरकतें नहीं करता ऐसी, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि जो सुटेबल एप्लीकेशंस होती है उन्हें फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। कहने का मतलब ये है कि प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में शुरुआत में ही क्या होते हैं, दो काम होते हैं। एक तो एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग होती है और प्रीलिमिनरी इंटरव्यू होता है, ठीक है, वो इसी में कवर हो गए। इट हेल्प्स टू रिजेक्ट द कैंडिडेट्स फॉर रीजंस व्हिच डिड नॉट अपीयर इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ये कह रहे हैं ये उन बंदों को साइड करने में, दरकिनार करने में हेल्प करेगा ये वाला स्टेप, है ना, उन कारणों की वजह से जो किस में नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं है, और हमारी रिक्वायरमेंट थी वो, हमारी तो रिक्वायरमेंट थी वो रीजन, लेकिन वो तुम्हारी एप्लीकेशन में प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्यों माथा खपाए तुम्हारे साथ, तुम्हें साइड कर देंगे। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आप या तो एमसीक्यू में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बताओ एक ऐसा स्टेप बताओ सिलेक्शन प्रोसेस का कि जहाँ पे हम कैंडिडेट को रिजेक्ट कर देते हैं उस कारण की वजह से जो हमारी रिक्वायरमेंट है और वो एप्लीकेशन फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। तो उसका आंसर है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, ठीक है। जैसे ही एक बंदे ने ये वाली हर्डल क्या करी, क्रॉस करी, मतलब वो इससे निकल करके आ गया, इस वाले स्टेप को क्रॉस करके आ गया। अच्छा एक बात तो समझ रहे होंगे तुम कि कोई भी बंदा आगे जब ही जा पाएगा जब वो पर्टिकुलर जो करंट में जो स्टेप चल रहा है वो क्या करेगा, वो पास आउट करेगा, वो क्रॉस करेगा, से और नो, अदरवाइज तो आगे नहीं जा सकता वो, मतलब लोग छटते रहेंगे। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये जो सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप्स है ये फिल्टर है, क्या है, तुमने एक फिल्टर लगाया, आधी जनता छट गई, फिर फिल्टर लगाया, फिर कुछ और लोग छट गए, फिर आपने फिल्टर लगाया, अंत में आके वही लोग बचेंगे जितने आप लेना चाहते हैं। तो यस और नो, बिकॉज आपने क्या करना है, आपने बेस्ट एंड बेस्ट बंदा क्या करना है, सेलेक्ट करना है आउट ऑफ द मैनी अवेलेबल, ठीक है। तो सेकंड बात करते हैं, जैसे ही कोई बंदा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग क्रॉस करके आएगा देन उसके होंगे सिलेक्शन टेस्ट, क्या होंगे, अब जरूरी नहीं है कि बहुत सारे होंगे, ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, कई सारे भी हो सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है कि कंपनी की पॉलिसी कैसी है, कंपनी सामने वाले बंदे को कितना इवैल्यूएट करना चाहती है। नमन भैया टेस्ट का मतलब कोई पेपर और पेंसिल टेस्ट होगा, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, कोई रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, इनफैक्ट आपके सामने एक केस केस सिनेरियो रखा जा सकता है, क्या रखा जा सकता है, केस सिनेरियो रखा जा सकता है, जहां पे आपका इंटेलिजेंस लेवल क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा, आपका एप्टीट्यूड लेवल चेक किया जाएगा, या आपकी मैच्योरिटी चेक की जाएगी, आपकी इंटीग्रिटी चेक की जाएगी, आपकी पर्सनालिटी चेक की जाएगी। वो जरूरी नहीं है कि वो पेपर और पेंसिल टेस्ट से हो, है ना, वो पेपर और पेंसिल टेस्ट भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, वो ओरल भी हो सकता है, वो कोई ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक सिनेरियो में डाल दिया गया हो और आपसे आपका जजमेंट पूछा जाए कि बताओ अगर आप इस सीन में होंगे, आप इस केस में होंगे, आपके सामने ये सिचुएशन एनकाउंटर होगी, तो आप इसमें कैसे बिहेव करेंगे, आप कैसे डिसीजन लेंगे। और इसमें बेसिकली बच्चों अक्सर ऐसा, ये तो जो मैं बता रहा हूँ अक्सर ऐसा किस में होता है, इंटरव्यू में होता है, किस में होता है, इंटरव्यू में। लेकिन स्पेसिफिकली इंटरव्यू के पहले भी आपको इस तरह की टेस्ट से होकर के गुजरना पड़ सकता है। बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? चलो देखते हैं। दोज कैंडिडेट्स हु पास द प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, जो लोगों ने किसको पास किया होगा, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू को पास किया होगा, आर आस्क्ड टू अपीयर फॉर द सिलेक्शन और एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। इनको कहा जाता है कि आप किस में अपीयर हो, सिलेक्शन टेस्ट में, या जिनको एम्प्लॉयमेंट टेस्ट भी बोला जाता है। A selection test either can be a paper and pencil test or an exercise। ये कोई पेपर एंड पेंसिल टेस्ट भी हो सकता है, यानी कि रिटन भी हो सकता है, या कोई एक्सरसाइज भी हो सकती है, कोई टास्क भी हो सकता है, कोई, है ना, फिजिकली कैसा भी, मेंटली कुछ भी हो सकता है, कोई असाइनमेंट दे दिया आपको कि
आप इसे जैसे लेट सपोज बच्चों को क्या है कि अभी ना मेरे को मेरे को ना वीडियो एडिटर हायर करना है। कौन हायर करना है? तो सिंपल मैं उसका टेस्ट कैसे लूंगा? मैं उसे कोई भी अपनी एक जो हमने शूटिंग की होगी उसकी रॉ फाइल्स दे देंगे उसको, है ना? और बोलेंगे करके दिखाओ भाई, इसमें क्या करोगे तुम, अपनी तुम्हारी क्या क्रिएटिविटी है, से यस और नो। तो ये उसका सिलेक्शन टेस्ट है। ये उसके लिए एक एक्सरसाइज, ये कोई पेपर एंड पेंसिल टेस्ट तो है नहीं कि भाई तू लिख वो कैसे करेगा, कट कैसे लगाएगा वीडियो में, उसमें लेयर्स कैसे ऐड ऑन करेगा, है ना, वॉइस ओवर कैसे करेगा, और जो वेक्टर्स वगैरह वो कैसे लेके आएगा, ट्रांजिशंस कैसे डालेगा। अभी उसमें हम लिखवा नहीं रहे उससे कि भाई क्या क्या चीजें होती है, बेसिक चीजें है। तू एक्चुअल में करके दिखाना, तू अपनी क्रिएटिविटी इसमें दिखा कि क्या करके दिखाएगा, और फिर हमें किस लेवल की एडिटिंग चाहिए, और तू वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए सिलेक्शन टेस्ट का काम कर रही है, एक्सरसाइज एक टास्क है, एक असाइनमेंट है ना। अलग अलग जॉब के ऊपर डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ जॉब कैसा है, उसी के हिसाब से ये टेस्ट डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। दैट एम्स टू मेजर सर्टेन क्वालिटीज ऑफ कैंडिडेट्स, जो किसी एक इंसान की क्या करते हैं, बोलो ना, जो सर्टेन क्वालिटीज है उसके अंदर। इन टेस्ट को कंडक्ट कराने का मकसद यही होता है कि उससे उस इंसान की वो क्वालिटीज को पता लगाया जा सके, ठीक है। अब मान लिया हमें ना एक बंदा चाहिए टाइपिस्ट, कौन चाहिए? तो हम क्या कराएंगे उससे? टाइपिंग करा के देखेंगे, और ये देखेंगे कि उसकी टाइपिंग स्पीड कितनी है, उसे भगवा के देखेंगे। बोलो ना कि दौड़ लगा 5 किलोमीटर की, इसका कोई मतलब है दौड़ लगाने का? नहीं। लेकिन अगर आर्मी में जा रहा है तो दौड़ लगवा के देखेंगे। समझ में आ रही है ना? तो इस तरह के टेस्ट हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं हर एक फील्ड में, है ना। वो डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने अभी भी बोला, कि नेचर ऑफ जॉब के ऊपर कि काम कैसा है, उसी के हिसाब से सिलेक्शन टेस्ट डिजाइन किए जाएंगे। इनको डिजाइन करने का मकसद ये होता है कि सामने वाले की कुछ बेसिक क्वालिटीज को या सर्टेन क्वालिटीज को जो जॉब को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड है उनको पता लगाया जा सके। अब कह रहे हैं कि सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टेस्ट यूज्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स आर, कह रहे कुछ टेस्ट यहाँ पे बताए गए हैं कि ये टेस्ट हो सकते हैं। क्या नमन भैया, जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एमटी के थ्रू हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे 5 टेस्ट लिखे हैं। कितने टेस्ट लिखे हैं? 5 टेस्ट लिखे। क्या सारे कराने जरूरी है ना? कोई एक हो सकता है, कोई दो हो सकते हैं, वो 5 के 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते, 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। होने को एक भी ना हो, वो डिपेंड करता है केस टू केस, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम तो पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि अगर भाई थोड़ा हमें देखना हो कि कैसे कैसे हम हायरिंग करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि इस तरह के टेस्ट होते हैं। चलो बात करते हैं पहले टेस्ट की, इंटेलिजेंस टेस्ट। बहुत सिंपल, बहुत आसान। इस टेस्ट के अंदर सामने वाले का आईक्यू चेक किया जाता है, इंटेलिजेंट क्वोशंट, है ना। इंटेलिजेंस टेस्ट में उसका आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंस लेवल क्या किया जाता है? चेक किया जाता है। बच्चों दो चीजें होती है, क्लास में तो मैं कवर नहीं करूंगा, अदरवाइज मैं नेसेसरली बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दूंगा उसे, है ना। और आज बड़े दिन में ऐसा हो रहा है कि आपको होमवर्क मिलेगा, है ना, बहुत टाइम के बाद। दो चीजें होती है, एक तो होता है आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वोशंट। आपने सुना भी होगा आईक्यू के बारे में, है ना, आईक्यू लेवल के बारे में ऐसा सुना होगा। ऐसा सुना होगा आपने कि आईक्यू लेवल को चेक करने के लिए एक टेस्ट होता है मेंसा। मेंसा का नाम सुना आपने? है ना, ऐसा कुछ 160 पॉइंट्स करके भी सुना होगा कि इसके ऊपर वाले, अगर इसके ऊपर अगर नंबर्स है तो आपका आईक्यू बहुत काफी बढ़िया है, ऐसा वगैरह कुछ करके। चलो इसके बारे में रिसर्च करके लेके आना। एक चीज होता है इमोशनल कोशेंट, ईक्यू, ईक्यू, इमोशनल कोशेंट, ठीक है। अब यहाँ पे तो कवर नहीं है वो, मैंने आपको बताया कि टेस्ट ये 5 के 5 भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है, कोई 2 3 का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, और भाई साहब कह रहे हैं हमारे कि 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कि जैसे मैंने आपको हल्का सा हिंट दिया कि ईक्यू के बारे में, ठीक है ना। बस आज इसके बारे में इतनी चर्चा करूंगा, एक बार फाइंड आउट करके लेके आना कि ईक्यू होता क्या है, ठीक है ना। और ये चीज समझ लेना बच्चों कि जो बंदा होशियार होता है ना, मतलब जिसका आईक्यू ज्यादा होता है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो वही बंदा टॉप पे हो, जरूरी नहीं है वही बंदा टॉप पे हो। जिन लोगों का ईक्यू ज्यादा होता है ना, जिन लोगों का ईक्यू ज्यादा होता है, इमोशनल कोशेंट होता है बेसिकली, जिन लोगों का इमोशनल कोशेंट ज्यादा होता है ना, इन लोगों के डाउनफॉल में वो लोग काम करते हैं जिनका आईक्यू बहुत ज्यादा होता है। अब मुझे नहीं पता तुम्हें समझा कि नहीं समझा, वो तो तभी समझ में आएगा जब भी आप ईक्यू निकाल के लेके आओगे कि ईक्यू क्या होता है। तो ये मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसके बारे में सर्च जरूर करके लेके आए, जिंदगी में बड़ा काम आएगा, ठीक है ना। इमोशनल कोशेंट,
और एक इंसान की जिंदगी में इमोशनल कोशेंट ज्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू आईक्यू। आईक्यू थोड़ा बहुत कम होगा चलेगा, लेकिन तुम्हारे को तुम्हारा ईक्यू ज्यादा नहीं है ना, तुम्हारे को ईक्यू नहीं समझ में आता है, तुम अपने आप को नहीं संभाल सकते, तो तुम्हारा आईक्यू ज्यादा होने के बावजूद भी कुछ नहीं होगा। समझा क्या? और जैसे कि मैंने अभी बोला, जिन लोगों का ईक्यू ज्यादा होता है उन लोगों के डाउन में वो लोग काम करते हैं जिनका आईक्यू ज्यादा होता है। खैर, चलो फिलहाल तो कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करते हैं। इट मेजर्स द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। ये क्या मेजर करता है? लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और द इंटेलिजेंट कोशेंट। ठीक है ना, इंटेलिजेंस कोशेंट आईक्यू ऑफ द कैंडिडेट, है ना, कि उसका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है। इट इंडिकेट्स अ पर्सन लर्निंग एबिलिटी। आईक्यू से जब हम किसी इंसान का आईक्यू पता लगाते हैं कि इसका आईक्यू कितना है, तो उससे ये पता लगता है कि ये इंसान कितना सीख सकता है। ठीक है ना, लर्निंग एबिलिटी क्या है इसकी। आप में से देखा होगा कि बैच में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कोई आधा बोलने के पहले ही समझ जाते हैं, पूरे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 25% बोलो तो समझ जाएंगे, अरे अच्छा यही तो बोलने वाले, यही तो कहने वाले, इसका मतलब ये है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आधा बोलेंगे तब समझेगा, कुछ लोगों को एक बारी बोलने में समझ में आ जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दोबारा भी पूछेंगे और किसी को 4-5 बार में समझ में आएगा। तो आप देख रहे होंगे कि उनकी जो लर्निंग एबिलिटी है, मतलब सब लोगों की जो लर्निंग एबिलिटी है वो अलग अलग है। कोई जल्दी सीख जाता है चीजें, कोई देर में। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि वो वही आता है जो देर में सीखता है, जो जल्दी सीखता है वो बहुत ही अच्छा होगा। लोगों की अपना अपना रहता है। ठीक है ना। अब ऐसे तो नहीं है कि अब एक बच्चा है बचपन में एक को एबीसीडी बहुत जल्दी आ गई। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो प्ले में होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि वो यूकेजी में हो, है ना, एलकेजी वाले बच्चे को टक्कर दे रहे होते हैं, उनको मात्रा वगैरह सब लगानी आ गई होती है, हिंदी की, इंग्लिश के, वो कर्सिव भी लिख लेते हैं, है ना, नर्सरी का बच्चा कर्सिव भी लिख लेता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं इधर आते हैं ना नैन्सी दीदी के पास, तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो कर्सिव भी लिख लेते हैं। नर्सरी के बच्चे स्मॉल भी लिख लेते हैं, स्मॉल अल्फाबेट भी लिख लेते हैं और कैपिटल वाले भी लिख लेते हैं। लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे भी है जो फर्स्ट क्लास में भी है, उनको वो फर्क ही नहीं समझता स्मॉल में और कैपिटल में। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है, लेकिन इसका मतलब ये कोई ना कि जिंदगी में उन्हें उस फेज में एबीसीडी नहीं आई तो जिंदगी में कभी एबीसीडी नहीं आएगी। अबे आज जो उनके लिए एबीसीडी बहुत टफ लग रही है, एक जिंदगी में जाके एक फेज में जाकर के ये एबीसीडी दी छपरी। ठीक है ना। तो जो चीज आपको आज आज के टाइम पे 12th के लेवल पे क्या लग रही है, हार्ड लग रही है, एक बार कीजिएगा, क्रैक कीजिएगा। ठीक है ना। फोड़ एक बार जब फोड़ोगे ना उसके बाद मतलब कोई ऐसे जूनियर पूछेगा ना ये कौन से पे पढ़े, चल हम बता रहे। अभी क्या है ना, उसके ऊपर जब भी आप एक बिल्डिंग जब ज्यादा बना गए होते हैं ना, तो जो बेस होते हैं, बेस को तो आप ऐसे ही कर लेते हो, लेकिन उस टाइम पे बेस आपको ऐसे ही आ जाता है, लेकिन इस टाइम पे आपको आपका वो बेस फिल करके चलना है, अदरवाइज उस टाइम पे कोई पूछेगा तो फिर तो ढह जाओगे। ठीक है। तो कह रहे हैं कि इट इंडिकेट्स अ पर्सन लर्निंग एबिलिटी। इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है वो एक इंसान की लर्निंग एबिलिटी को शो करता है और एबिलिटी टू मेक डिसीजंस एंड जजमेंट, कि वो डिसीजन ले भी सकता है या वो जजमेंट ले भी सकता है या नहीं ले सकता। ठीक है ना, कहीं ऐसा ना हो कि हम उस ऐसी जॉब के लिए क्या कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं कि जहाँ पे हमें डिसीजंस लेने होते हैं। क्या लेने होते हैं? कुछ लोग देखे होंगे ना तुमने, वो पूरे मोहल्ले में, मतलब अपना उनको खुद का कुछ डिसीजन नहीं होता, पूरे मोहल्ले में गाते फिरते हैं या सबको पूछते हैं भाई ये काम करना है, इसमें क्या करें। ठीक है यार, तुम सलाह ले लो, सलाह भी बहुत लिमिटेड लोगों से ले, जितने ज्यादा लोगों से लोगे उतना ज्यादा ऑप्शंस आएंगे, दिमाग खराब होएगा, कुछ कर ही नहीं पाओगे, है ना। अपने अपने एनवायरनमेंट में, अपने आसपास कुछ चुनिंदा ऐसे लोग रखो, एक दो लोग ऐसे रखो कि अगर कोई भी दिक्कत आए ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि यार इसको पूछेंगे ना, है ना, कुछ और कुछ हो ना हो, जवाब जरूर मिलेगा, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं, ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है। साला हमारे पास तो 2 ही ऑप्शन थे, तूने 5 ऑप्शन और खड़े कर दिए, हम और कंफ्यूज हो गए अभी। समझ में आ रही है बात? तो हमें ना ये इंटेलिजेंस टेस्ट इसलिए कंडक्ट कराते ताकि सामने वाले की लर्निंग एबिलिटी पता लग जाए और वो डिसीजन ले सकता है या नहीं ले सकता है ये पता लग जाए। ऐसा ना हो कि वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है ना। हमें तो इंस्टेंटली डिसीजन लेना है, वो 4 लोगों को और पूछ रहा है, वो कह रहे भाई हमें नहीं पता, तू देख ले, बाद में डिसीजन उल्टा सीधा ले रहा है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट। ये क्या बोल रहा है? ये एक टाइप का क्या होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जहाँ पे हम उस इंसान की साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत पता लगाते हैं।
कि वो डिसीजन लेगा, कैसे लेगा, लेगा तो नहीं लेगा तो कितनी जल्दी लेगा, और अगर नहीं लेगा तो कब तक नहीं लेगा, कितना लेट तक लेगा, ठीक है ना। ऐसा वो सारी चीजें, ये कितना सीख सकता है, ठीक है ना। सीख भी सकता है या नहीं भी सीख सकता है। एक तो ऐसा है कि बंदा आज नहीं आता उसको काम, मतलब उसको आता नहीं, लेकिन उसके अंदर भूख है सीखने की, कि वो सीखना चाहता है। एक ऐसा है आता भी कुछ नहीं, सीखना वो चाहता नहीं। फिर तो वही वाली बात हो जाएगी ना, विकास दिव्य कीर्ति सर वाली बात, कि आता तो कुछ है नहीं और सीखना, फिर तो साक्षात भगवान भी आ जाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। जब सीखना ही नहीं चाहता, फिर तो अकल तभी आएगी जब नन्नू मुन्नू आएंगे ना, तो वो बोले कि अरे मम्मी बस ये भी नहीं आता तुम्हारे को, बताओ छोटी सी बात है, हाँ? पापा पापा बन के बैठ गए, हाँ? ये भी नहीं आता। खैर, नेक्स्ट है बच्चों पर्सनालिटी टेस्ट। कौन सा टेस्ट? एक इंसान का आईक्यू जितना हमें पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये इंसान सीख सकता है या डिसीजन ले सकता है, वो तो ठीक है, वो जॉब को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन एक उसकी कुछ पर्सनालिटी भी होगी, कि उसकी सोच क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है ना, वो ईमानदार है या नहीं है ना, वो किन चीज को कैजुअली ले जाता है, उसकी वो मैच्योर इनफ है भी या नहीं भी। कहीं ऐसा तो नहीं बस वो हर टाइम बस तफरी में रहता है, ठीक है। जहाँ पे मैच्योरिटी लेवल उसको जैसे दिखाना चाहिए वो वैसे, मतलब जाके क्या हुआ कि ठीक है किसी की 13वीं में जाके हंस पड़ा, इसका कुछ नहीं पता, शादी में जाके अगले की शादी हो रही है, रोने लगा भाई तेरी शादी हो रही। तो थोड़ा सा मतलब उसकी पर्सनालिटी के बारे में पता लगाना, कि झूठ इंसान झूठा है कि सच्चा है ना, ईमानदारी से काम करेगा कि नहीं करेगा, निष्ठा से काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। हाँ जी। तो और भी बहुत सारी चीजें पता लगानी है कि उसका माइंड स्टेबल रहता है क्या, कहीं ऐसा तो नहीं है। और देखो पर्सनालिटी टेस्ट का ईक्यू से बड़ा कनेक्शन है, ठीक है। हाँ जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, ठीक है, बात बात पे लूज टेम्पर है ना, कि बात बात पे हाथ उठाने के लिए तैयार हो जाए बात बात पे, ठीक है ना। तो वैसा वो सारी चीजें देखी जाती है बच्चों, क्योंकि अब आप एक पोजीशन पे आओगे, ठीक है ना, मान लिया आप एक कोई भी पोजीशन पे आओगे, और आपकी अगर पर्सनैलिटी हम टेस्ट नहीं कर रहे कि आपके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है, ठीक है ना, आप आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, तो वो दिक्कत हो सकती है। मान लिया एक पुलिस पर्सनल की हायरिंग चल रही है, ट्रैफिक पुलिस वाले की, अब वो लूज टेम्पर है, कितना खतरनाक हो सकता है। एक इंसान हेलमेट नहीं लगा के आ रहा, उसको गुस्सा आ गया, चमाट मार दिया उसको, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती है बच्चों। अच्छा ऐसा कोई एम्प्लॉई है ऑफिशियल जॉब के लिए, ऐसा नहीं वो चोर उचक्का हो, मतलब चोर चोट्टा हो, ऐसा क्या कुछ भी उठा के ले जा रहा है, कुछ भी, मतलब शाम को एक बंदा हमें उसकी उसकी निगरानी के लिए लगाना पड़ रहा है कि तू पूरे दिन की रिकॉर्डिंग देखेगा कि क्या क्या उठा के लेके गया आज। तो वो सारी चीजें। पर्सनालिटी टेस्ट सुनो, पर्सनालिटी टेस्ट आर कंडक्टेड टू मेजर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी इंसान के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, उसके जो फीचर्स है, ठीक है ना, कि वो जिससे पता चले कि वो आइटम क्या है, ठीक है ना। तो मतलब उसकी वैल्यूज क्या है। अब ऐसे कि बात बात पे झूठ बोलता है, बात बात पे झूठ बोलता है, खड़े खड़े बात चेंज कर देता है, खड़े खड़े बात चेंज कर देता है। तो और मतलब सामने वाला कुछ झूठा बना दे। अब देखो क्या हुआ, सुनो सुनो देखो कितना मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दूं बच्चों, अभी सुनो सुनो सुनो, ए प्रैक्टिकल एग्जांपल सुनो इसका। अभी मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो नहीं बताऊंगा। अभी हमारा ऐसे एक दोस्त का बर्थडे था और उसने पार्टी दी। बोल मत ऐसे, मैंने बोला ना ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लेंगे। तो वहां पे हुआ क्या कि ठीक है, अब यार नॉर्मली रहता है कि तुम ऑर्डर दे रहे हो तो ठीक है ऑर्डर आ रहा है, बाद में नहीं नहीं देर में आए वो बात नहीं है, पहले सुन लो। तो बाद में बिलिंग हो ही जानी है। अब भाई चीजें आई है कम और बिल आ गया ज्यादा, ठीक है। खैर हमारे ग्रुप में जितने भी बंदे हैं उनकी थोड़ा आदत है, और जो कि होनी चाहिए अच्छी आदत है, हम बाद में कहीं पे भी कहीं से भी कुछ भी लेके आए, एक तो हमारी आदत ये है, अगर खासकर मैं भी अपनी बताऊं या मेरे ग्रुप वाले जो लोग जो साथ में जो मेरे बंदे जो दोस्त है, तो
ये आदत है कि हम बाद में बिल जरूर चेक करते हैं, कहीं से भी कुछ भी। एक तो सबसे पहली बात ये है कि बिल लेके आते हैं रिटन में, ठीक है ना, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि शुरुआत में हमने ऐसे बचकाने में, मतलब ऐसे रहता था छोड़, ईमानदार होगा सामने वाला, ठीक है, लेकिन मुंह जबानी जोड़ दिए पैसे और हेर फेर कर दी, ठीक है ना। और जिसको हमारी लैंग्वेज में, सर लोकल लैंग्वेज में, वर्नाकुलर लैंग्वेज में से बोला जाता है कि हासिल फालतू लगा दिया, ठीक है ना। तो वैसा कर दिया, बड़े सारे मैंने देखे, बड़े सारे लोग ऐसा करते हैं। तो सबसे पहला तो क्या ले लिया, मतलब इस ऐसे में क्या ले लेना चाहिए आपने, बिल ले लेना चाहिए, ठीक है ना। रिटन में होगा तो आपके पास एक प्रूफ है, एक चैप्टर भी पढ़ेंगे हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो वहां पे भी इस चीज की कवरेज करेंगे, खैर। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि बिल ले लिया हमने, और हमारी चेकिंग है कि हम उसे वहीं पे टोटल भी करके देखते हैं, ठीक है। खासकर ऐसी जगह से तो टोटल जरूर करते हैं जहाँ पे एक दो बार हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, ठीक है ना, पहले एक दो बार गड़बड़ मिली है, तो टोटल करके देख लिया और चीजें देख ली कि हाँ हाँ ये चीजें हमने ली है या नहीं ली है। अब उसमें बिल फालतू जुड़ के आ रहा है, मतलब फालतू जुड़ के इन द सेंस कि मंगाई हमने चीज एक, लेकिन पैसे जुड़ गए दो के, पैसे जुड़ गए दो के। अब भाई ठीक है यार, बाद में हमने बोला कि भाई इसमें तो ये तो कम आई है और पैसे इसमें ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो कह रहा है नहीं नहीं नहीं, मेरे याद है, मैं दो ही लेके आया हूँ, ठीक है ना। अब भाई जनता बैठी है यहाँ पे, सभी लोग बैठे हैं, तो भाई अपन लोग भी गुडविल वाले हैं, सारे बंदे अच्छी फैमिली से गुडविल वाले हैं। अब बात ये नहीं है कि 100-200 रुपए की बात है, बात आ गई झूठ और सच की, है ना, गुडविल पे बात आ गई है अब। तो कह रहा नहीं नहीं मेरे पक्का याद है। तो अब हमने भी बोल दिया ठीक है, तू रिकॉर्डिंग देख ले अपनी। जैसे उसे बोला रिकॉर्डिंग देख ले, वो चुप, कहने लगा आ जाओ भैया चलो तुम भी देख लो साथ में। हम कह रहे कोई बात नहीं, तू देख के हमें बता दे, कहने लगे नहीं नहीं नहीं। और जहाँ पे गए हुए थे वो भी बहुत अच्छी ठीक ठाक, मतलब उन जिस ऑर्गेनाइजेशन में गए थे उनकी भी एक बहुत अच्छी खासी गुडविल है, ठीक है। अब दोनों ही पार्टी की गुडविल पे बात आ गई। अब वो सीधा ले गया अपने वो उधर, वो मालिक के कॉन्फ्रेंस रूम में जो ऊपर है, उधर उसने एलईडी वगैरह चलाई, बंदे ने एक बंदा लोड करा उन्होंने, ठीक है, जा करके आधे से, मतलब लगभग लगभग मेरे ख्याल नहीं, आधा घंटा नहीं, पौन घंटे करीब की वीडियो थी, ठीक है। अब वो जो बंदे को अलॉट किया उसने वो दूसरा कोई बंदा था, न्यूट्रल बंदा, जिसको इस बारे में कुछ नहीं पता है, हाँ। तो उसने जाके पूरा चेकिंग करी, मतलब हम भी देख रहे थे और वो भी देख रहा था, पूरे पौने घंटे तक पूरी वीडियो क्या करी, वो बराबर से चेक करी। फाइनली हमें तो पता है भाई, हमें भी तो पता था कि हमने क्या खाया, हम क्यों झूठ बोलेंगे, 50-100 रुपए के अपनी हलवा करवाएंगे हम भी जाके इधर पूरे, 50-100 रुपए के ऊपर हम क्यों झूठ बोलेंगे। तो ठीक है, वो फाइनली पौन घंटे तक देखी, तो उसमें था नहीं कुछ, जितनी चीजें हम बोल रहे थे वही थी। फाइनली बीच में मालिक आ गया, ठीक है ना। जब उसे मालिक को ऐसा लगने लगा, यार शुरू में तो आया हाँ भाई क्या हो गया, तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो देखता गया, कह रहे अब तो ये तो आ नहीं रही जिसके फालतू पैसे जुड़े हुए हैं, तो बस फिर वो ढीला पड़ गया। फिर वो इधर उधर की बातें करने लगा जी, ऐसे आजकल ये पिक्चर चल रही है, आजकल वो पिक्चर चल रही है, अब तो बहुत सहूलियत हो गई यहाँ पे, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, ये और वो ठीक वगैरह। खैर तुम अपना अंदाजा लगा रहे हो। तो बस, अब बात ये है कि अगर वो इंसान वो इंसान की पर्सनालिटी के बारे में पता चला जो ऑर्डर लेके जा रहा है और ऑर्डर सर्व कर रहा है। अब ठीक है, ये एक बार हुआ, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज, अब ये क्या है पता तो सबको चलेगी ये, तो बताओ, ठीक है, एक तुम्हारे पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय की वजह से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम ऐसा ही करते हो, तुम ऐसा झूठ ही बोलते हो, या तुम्हारे खून में ही ऐसा है कि तुम सबके साथ ऐसा करते हो, मे भी करते हो या नहीं करते हो मुझे क्या पता, हमारे साथ हुआ है ना। लेकिन मे भी ऐसा भी हो सकता है कि गलती से हो गया, उस एम्प्लॉय की क्या हो सकती है, मुकालता भी लग सकता है, कभी ऐसा भी हो जाता है, ठीक है ना, हो जाता है कभी कभी। लेकिन एक बात तो बताओ ना, बात तो किसकी आ गई ना, गुडविल की, हमारी भी और चलो ठीक है, अगर हम पैसा दे भी देते वो तो चलो ठीक है, कैमरे थे, वरना हम तो झूठे बन गए थे ना जनता के सामने, वो कैमरा से जान बचा ली। बात उस पैसों की नहीं है कि 50-100-200 रुपए की बात है, बात अल्टीमेटली गुडविल की है। अगर हम पैसे दे भी आते, चार जगह वो बोलते भाई फलाने के लड़के आए थे, ऐसे झूठ बोल रहे थे,
है ना, ऐसे झूठ बोल रहे थे, ठीक है ना, हालांकि हम पैसे भी दे के आ गए, लेकिन वो तो रहता ना। लेकिन अभी जब हम बिल्कुल सही है, तो अब हम बोल पा रहे हैं ना कि हाँ भाई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में गए थे और वहां पे ऐसा ऐसा हुआ। जैसे हमारी गुडविल की बात थी, ऐसी उनकी गुडविल की बात है। लेकिन देखो, एक एम्प्लॉय की वजह से उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, क्या पता हो ये चीज उसके रूटीन नेचर में हो, ऐसे झूठ बोलना, और उसने गलती से वहां पे भी बोल दिया हो, उसे ऐसा ध्यान ना रहा हो कि मैं कहाँ पे हूँ, ऐसा हो सकता है मे बी। तो बच्चों, पर्सनैलिटी टेस्ट कंडक्ट करना जरूरी इसलिए है बिकॉज अगर आपकी वैल्यूज, आपकी इंटीग्रिटी, ठीक है ना, आपका बिलीफ सिस्टम, अगर ये और ये जो भी है वो परमानेंट होगा, और वही वैसे ही एक्ट आप कहाँ पे करोगे, ऑर्गेनाइजेशन में आके करोगे, तो भाई तुम्हारे एक्ट से ऑर्गेनाइजेशन को दिक्कत हो सकती है। दैट्स व्हाई यू शुड कंडक्ट द पर्सनालिटी टेस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। यस और नो? अभी समझा क्या आपको? हाँ, कुछ बोल रहा था। हम्म। अच्छा। हम्म। वो आउटसाइड सेटलमेंट है, इसका भी एग्जांपल है मेरे पास। बिल्कुल। ये भी मेरे पास एग्जांपल है, और बुढ़ाना के एग्जांपल है। एक बार क्या हुआ, मैं, मेरे इनिशियल बैच का एक स्टूडेंट है मेरा, और उससे काफी मतलब अच्छी ठीक ठाक टर्म्स है हमारी अभी तक भी। और कभी भी वो आता है तो वो एक जगह लेके जाता है कि नमन भैया चलो एक जगह चलेंगे, वो जगह की नाम नहीं बताऊंगा मैं। तो वो जाता है वहां पे, और मतलब मेरे साथ तो एक बार ऐसा हुआ, मैं उसके साथ फिर वहां पे कभी नहीं गया। तो उसने ऑर्डर दिया, और चीजों पे चीजें ही आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है, रुकी नहीं रही है, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ कि यार हमें कहा इतना खर्चा करने की क्यों जरूरत है, वो कह रहा है ना, मैं टेंशन काहे ले रही है तुम। मजे लो ना, तुम्हें क्या टेंशन है, ठीक है। नॉर्मली यार होता है कि ऐसे जब रहते तुम किसी के साथ डील कर रहे हो, तो नॉर्मली इंसान नॉर्मल रूटीन में बोल देता है, अरे कोई बात नहीं, मान लिया अगर मेरे साथ भी कोई जाएगा तो मैं भी सही बोलूंगा, भाई तू काहे की टेंशन ले रहा भाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, तो वो तो चाहे पैसे तो कोई भी दे, लेकिन फिर भी ये रहता है ना कि भाई नहीं इतनी चीजें नहीं खानी, ठीक है चलो पैसा भी दूसरे का है लेकिन पेट तो अपना है। ठीक है, उसे भी तो देखना है। खैर, तो हुआ यूं कि वो बंदा बाद में बिल दे के गया, और भाई जैसे कि मैंने बताया, आदत है ही है कि बिल चेक करने की, कि भाई बाद में चाहे वो कोई भी पे कर रहा हो बिल, लेकिन बिल को चेक करने की आदत जरूर है। तो ठीक है यार, बिल चेक किया, देखा यार इसमें तो कुछ है ही नहीं है, तो बिल बहुत नॉमिनल, केवल समोसे का और कोल्ड ड्रिंक का बिल कटा हुआ है, 2 समोसे का, 2 कोल्ड ड्रिंक का बिल कटा हुआ है, और चीजें बहुत सारी आई है। मतलब समझो 800-900 रुपए की, उसके भी ऊपर की, ठीक है। अब अच्छा, मैं कुछ है ना, मैंने कहा ये क्या है, वो कह रहा अरे भैया कोई नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा, मैं थोड़ा एनालाइज करने लगा कि बंदे वहां पे 4-5 घूम रहे थे, और एक दो बारी कोई पूछने भी आया था कि हाँ जी भैया आपका और क्या ऑर्डर है, लेकिन इसने किसी को ऑर्डर नहीं दिया, एक पर्टिकुलर बंदा ही बार बार आया ऑर्डर लेने के लिए, एक पर्टिकुलर बंदा, ठीक है। हल्का सा आइडिया तो लग गया था मुझे। अब वो ठीक है, उसने पेमेंट तो कर दी वहां पे, वही जो डिस्काउंटेड बिल था, या अंडर बिलिंग जिसको कह सकते हैं हम, कि अंडर बिलिंग हो रखी थी। अब अब वो हुआ क्या, मैंने उसके, क्योंकि बाद में ठीक है हम आए, और जब मैं उधर मास्टर कॉलोनी में पढ़ाता था, तो उधर सेंटर पे बैठा के मैंने उससे पूछा भाई ये क्या चीज थी, कह रहे कुछ नहीं, ये बंदा अपने गाँव का है, और ये हमारा रोज का काम है, ये हमारा रोज का काम है, और ये केवल मैं नहीं ऐसा करता, पता नहीं कितने लोग ऐसा करते हैं, कितने लोग ऐसा करते हैं। और मतलब जितने लोग उसने मेरे को गिनाए, कम से कम 10-15 हज़ार रुपए का तो मतलब वो ऐसे ही लॉस था डेली का। तो इस और कुछ तो इस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल भी क्या थे, वीक थे। तो बस मैंने से बोला भाई ये सही नहीं है, मतलब ये तो वैसे ही हो गया ना कि हराम का खाना।
ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया ना कि हराम का खाना। खैर उसने उसके बाद करा नहीं वो, ठीक है ना, उसे समझ में आ चुकी थी। लेकिन ये था क्या कि भाई तुम कुछ भी खाओ, बंदा तुम्हारे जान पहचान का है, बिलिंग तुम खाओ कुछ भी, बिलिंग बस उतनी होनी है हर बार, लिमिटेड लिमिटेड बिलिंग होनी है। अच्छा फिर मैंने कहा, उसके साथ तू कैसे एडजस्ट करता है? अरे कोई बात नहीं, गाँव में मिलता है ना, कभी इतने दे दिए, कभी 20 रुपए दिए, कभी 50 रुपए दे दिए, जितने मर्जी आए कभी, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है कि कितना उसने ला के दिया है, कितने राउंड मारे उसने। ठीक है, तो लोग ऐसा भी गेम प्ले करते हैं। समझ में आ रही है ना बात? तो ये सारी चीजें बच्चों, फाइनली ये मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूँ आपके साथ, ये पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं हम। केवल उसका आईक्यू, उसे नॉलेज कितनी है, ये मत, ये वो है कैसा क्योंकि बर्बाद कर सकता है आपको। मैं बता रहा हूँ ना कि तुम देखो कितना हमारा बुढ़ाना इतना बड़ा तो है नहीं है, छोटे से बुढ़ाना में मतलब तुम समझो कि ये तो वो है कि जो उसकी नॉलेज में है कि 10-15 हजार का चूना तो उसे सुबह से शाम तक ऐसे लगा रहे हैं। और जो जो ऐसे भी तो होंगे कि जिनकी सेटिंग किसी और के साथ होगी। ऐसे भी तो होंगे जिसका इसको पता ही नहीं है। तो भाई मतलब अलग ही रहता है। और तुम देखो बड़ी बड़ी कंपनी में लोग कितना कितना बड़ा गबन कर देते हैं, है ना, कितने बड़े बड़े फ्रॉड कर देते हैं। तो ये सारी चीजों से मतलब आप, मैं ये तो नहीं कह सकती बहुत ज्यादा आप बिल्कुल ऑल टुगेदर इग्नोर कर दोगे इन्हें, लेकिन इनसे बच जाओगे अगर आप क्या कंडक्ट करा लोगे, पर्सनालिटी टेस्ट। अदरवाइज आपको नुकसान बढ़ा देंगे आपके एम्प्लॉइज, बेच के खा जाएंगे आपको। ठीक है, इसके लिए होता है जैसे बच्चों, एक और मेरे को एग्जांपल याद आ रहा है, अगर आप, वैसे टाइम हो गया हमारा, बहुत डिस्काउंट करके बता देता हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली, वो ऑर्गेनाइजेशन सुपरमार्केट थी, नाम नहीं बता रहा हूँ चलो उसका, अभी सुनो। तो उसमें हुआ क्या कि उसमें हम ऑडिट करने के लिए गए थे। तो वहां पे क्या होता था कि सारी जो चीजें थी, वो एक सॉफ्टवेयर यूज करते पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, एसएपी। एसएपी सैप बोलते हैं लेकिन उसे मतलब एसएपी, ऐसे ऐसे ही बोलते हैं लोग, बोल देते सैप। आपने इस तरह के फिनेकल, ओरेकल, ईआरपी, सैप वगैरह का नाम सुना होगा, ठीक है ना। तो उस ऑर्गेनाइजेशन, मैंने एक बार आपको शायद ओरेकल का एग्जांपल बताया, ईआरपी का बताया, ईआरपी का, ईआरपी का, ओरेकल का अभी नहीं बताया। ओरेकल बैंक्स वगैरह में यूज होता है, ठीक है। तो ईआर सॉरी एसएपी, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में एसएपी सॉफ्टवेयर वो लगाते थे। और ये एसएपी क्या होता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करके चलता है, आपकी हर एक चीज को, सेल्स को, आपके मार्केटिंग को, आपके परचेज को, सारे ऑपरेशन को मैनेज करके चलता है। मतलब ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर होता है। तो उसमें क्या होता था कि जो बंदा बिलिंग काउंटर पे था, जो बंदा क्या था, बिलिंग काउंटर पे था, वो बिलिंग नहीं करता था। क्या नहीं करता था? कस्टमर को बोलता था कि बिल लोगे तो इतने का, बिल ना लोगे बहुत नॉर्मल है, ठीक है ना। ये आपको छोटे स्केल पे भी देखने मिल जाएगा। आप रोडवेज बसेस में जाओगे, अब तो वैसे बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया, बिकॉज रास्ते में चेकिंग हो जाती है। और अब तो अब चेकिंग भी ज्यादा हो जाती है, पहले तो होती नहीं थी। तो पहले मान लिया टिकट कितने का है, 32 रुपीज का है, तुमने उसे बोला अरे ले लेना 30 ले ले, दो दो ऊपर के 2 रुपए खुले हुए नहीं दिए, 32 देते तो सरकार के खाते में जाते, टिकट कट जाता। और तुमने 30 दिए 2 रुपए बचाने के चक्कर में, वो सारे के 30 उसकी जेब में गए, ठीक है ना। तो ऐसे वहां पे था कि तुम कितने का भी, मान लो तुम 10,000 रुपए की शॉपिंग करी, ना लो बिल, बिल ना कटवाओ, ठीक है ना। और 5,000 रुपए में हम आपको 50% ऑफ करके दे देंगे, तो 5 के 5 उसकी जेब में गए, बिल कटेगा तो वो सिस्टम में रिकॉर्ड होगा, और वो, हाँ, किसमें, मतलब सिस्टम में रिकॉर्ड होगा तो वो तो सारे ऑर्गेनाइजेशन को पैसे जाएंगे। अब ये काम चल रहा था, हालांकि सैप सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, तो इन्वेंट्री भी गड़बड़ाएगी कहीं ना कहीं। भाई सिस्टम में तो इन्वेंट्री दिख रही है, एक्चुअल में इन्वेंट्री है नहीं, है ना। और ये दिक्कत कब आती थी? ऑडिटर का एक काम होता है कि उसे इन्वेंट्री का वेरिफिकेशन करना होता है। जब भी पूरे साल का ऑडिट होता है तो इन्वेंट्री का क्या करना होता है, वेरिफिकेशन करना होता है। अब इस तरह की दिक्कतें कहाँ पे निकल के आती है? ऑडिटिंग के दौरान, कि सिस्टम में इन्वेंट्री ज्यादा है
एक्चुअल में उधर इन्वेंट्री है नहीं, तो ये दिक्कत आती थी। अब इसको वैसे तो फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन बहुत चैलेंजिंग टास्क है भाई। पूरे साल सेल्स हुई है, ठीक है ना, कितना कितना गबन कब कब हुआ है, किस किस दिन हुआ है, ये तो पता लगाना बहुत मुश्किल सा काम है। मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन टाइम की भी तो अपनी कंस्ट्रेंट्स होती है। ऐसे कोई ना एक साल में, अगर पूरे साल भर में हमने सेल करी तो अगले पूरे साल में उसको ऑडिट करेंगे। ऑडिट भी 15 दिन में होना, 10 दिन में ऑडिट होना है। पूरे साल में क्या खाया कमाया तुमने, क्या किया है, ठीक है ना। तो टाइम की अपनी कंस्टेंट है, लेकिन ये तो पता लगाया जा सकता है कि ऐसा कर कौन रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, वो रीजन उस बंदे को पकड़ लो, वो सारी चीजें बता देगा अपने आप। फिर एक्सेप्ट करवा लेंगे हम उससे। नहीं बताएगा तो दूसरों के नाम बताएगा कौन कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ठीक है, ये पता लगा। अभी उस पर्टिकुलर बंदे से तो हमने डिस्कस नहीं करा, हमने मैनेजमेंट से डिस्कस करा, उस ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट से डिस्कस करा कि भाई ऐसे ऐसे चल रहा है इन्वेंट्री, और फिजिकल इन्वेंट्री में और जो ऑन रिकॉर्ड इन्वेंट्री है उसमें मिसमैच हो रहा है बहुत ज्यादा। थोड़ा बहुत होता तो कोई बात नहीं, लेकिन नंबर ज्यादा आ रहा है, हमारे मैटेरियलिटी लेवल से ज्यादा आ रहा है, जितना हमने सोचा है उससे कहीं ज्यादा आ रहा है, तो ये तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो अब फाइंड आउट करी चीजें, और कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया गया कि कौन कौन उसमें इन्वॉल्व थे। खैर वो बात अलग है, उस पर मैं नहीं जा रहा, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ अभी। ठीक है, वो तो हमने कर लिया, लेकिन अब फाइनली इस चीज को टैकल करना है। इसके लिए ऑडिटर ने कुछ सजेस्ट भी करना है कि उसके व्यूज क्या है, कि कैसे इसको टैकल किया जा सकता है, ये चीज को, ये फ्रॉड को कम कैसे किया जा सकता है। ठीक है, सिंपली तो उधर हमारी पूरी टीम के सजेशन ये थे कि भाई आप उधर ना बिलिंग काउंटर पे एक बोर्ड लगवा दो कि आपको अगर बिल नहीं मिलता, अगर आपको बिल नहीं मिलता तो आपको जस्ट इस नंबर पे कॉल करनी है, और आपको जो गुड्स है वो फ्री में मिलेंगे, आपको एक पैसा नहीं देना, कितने की भी शॉपिंग करो आप। मैंने कभी दिया हुआ है आपको एग्जांपल, आई थिंक 11th में दिया होगा, कोई से टॉपिक में आया, 12th में ही, वो टॉपिक कुछ और चल रहा होगा, अब वो तो कहीं से भी रिलेट हो सकता है ना। ठीक है, सुनो अभी, तो हुआ यूं कि उस टाइम पे अभी क्या हो, अब मान लिया अगर वो इस तरीके की अभी चीजें करता कि भाई, अब बड़ा बड़ा बोर्ड लगाया थे, छोटे छोटे बोर्ड नहीं, बड़ा बड़ा बोर्ड लगाया। अभी क्या होता है कि अगर वो बिल नहीं देता, अगर वो क्या नहीं देता, तो अब ना कहने की जरूरत नहीं है। अब कस्टमर क्या करता है, कस्टमर अपने आप ही बोर्ड देखता है, अच्छा वो ये भी नहीं बोलता, वो तो चाहता है ना, वो कहता भी नहीं भाई बिल दे दे, वो अब उसे वो खुद से हो के बिल देता है, भाई साहब बिल पहले पकड़ो सामान बाद में लेना, ये पहले बिल पहले पकड़ो। क्यों? अभी था वो बोला कि उसमें हमने ऐसी पॉलिसी बनाई कि जो कस्टमर है, कस्टमर को अगर बिल नहीं मिला तो आप इस नंबर पे कॉल करें फ्री में। अब कस्टमर तो चाहेगा मेरे को फ्री में मिले, तू मत दे बिल, अब ये कस्टमर बोल रहा है मत दे तू बिल, रहने दे, ठीक है ना मैं ले जाऊंगा, और कह रहे हैं नहीं भाई साहब बिल मिलेगा। तो अभी क्या हुआ, अभी वो सर फोन करता तो हमने एक बंदा उस पर रिस्पॉन्सिबल बंदा अलॉट किया हुआ है कि तुम्हें ये कॉल्स क्या करनी है, हैंडल करनी है। अब ठीक है, कस्टमर को तो बिल नहीं मिला, कस्टमर ने कॉल कर दी, तो उधर बातचीत करके कस्टमर को तो भेजा, है ना, वो सारा सारा किसकी सैलरी में डिडक्ट कर लिया, जो बिलिंग काउंटर पे जो बिलिंग कर रहा है बेसिकली, ठीक है ना। तो हाँ, अब उसको तो घर से देना पड़ेगा, अब वो बिल पहले देगा ऐसे करके, और बाकी चीजें बाद में होंगी, है ना। तो बच्चों फाइनली बता क्यों रहा हूँ, पर्सनैलिटी की बात बता रहा हूँ, किसकी बात बता रहा हूँ, पर्सनैलिटी के अंदर वैल्यूज, उस इंसान की वैल्यूज क्या है ना, उसका बिलीफ, उसकी सोच क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है ना, उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी, कि वो इमोशनली कितना स्टेबल है, कहीं ऐसा अपने जल्दी गुस्सा आ जाता है, ठीक है ना। इसका भी एग्जांपल दूंगा, मेरे पास इसका भी एग्जांपल है, कल दूंगा, अभी बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। कैपेसिटी टू गेट अलोंग, कि वो लोगों को संग में लेके चल सकता है कि नहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं वो टीम में एडजस्ट ही नहीं हो पाते, भाई मैं तो इंडिविजुअली करूंगा सर, देखो या तो टीम में ही रहेगा, भाई हम तुझे रखते नहीं टीम में, तू सारा कल्चर खराब करेगा हमारा, ठीक है ना। तू जब टीम के साथ नहीं काम कर सकता तो इंडिविजुअली तो हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं है, हमारा तो टीम में ही काम है, टीम के साथ ही करना पड़ेगा, है ना। होते हैं ना कि लोग एडजस्ट नहीं कर पाते, तो वो चीज मैच्योरिटी, उनकी मैच्योरिटी क्या है, आज मैंने ऐसे डिस्काउंट कर रहा हूँ अभी, बाद में क्योंकि टाइम हो गया, कल इसे दोबारा से पढ़ाऊंगा, दोबारा से इन द सेंस कि जितना पढ़ा चुका हूँ उसके आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। उसी से यहीं पे अभी क्या है जो बीच में ड्रॉप कर रहा हूँ, टाइम ज्यादा हो गया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बाकी पर्सनैलिटी टेस्ट को कल वापस से करेंगे, आज मैंने आपके साथ 3-4 एग्जाम्पल की शेयरिंग की है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा।